हाँ जी, तो बच्चों हम क्या कर रहे थे? तत्पुरुष समास के दो भेद कौन कौन से आ गए? 6 हमने भेद कारक चिन्हों वाले कर चुके। इसके अलावा 2 भेद और बात माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? कर्मधारय समास। कौन सा समास बच्चों? कर्मधारय समास। और दूसरा कौन सा है? द्विगु समास, जिसे हम वैसे प्रायः पुस्तकों में अलग अलग भागों के रूप में ही पढ़ते आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले कर्मधारय समास, जो कि तत्पुरुष का एक हिस्सा माना जाता है, उसकी परिभाषा करते हैं। तो परिभाषा कैसे है? जिस समास के दोनों पदों के बीच, जिस समास के दोनों पद यानी पहला पद बाद वाला पद अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद, इनके बीच में क्या है? विशेषण और विशेष्य अथवा उपमेय और उपमान का संबंध होता है। क्या बताया बच्चों? जहां जिस समास के जो दोनों पद है, दोनों पद यानी एक पद ये और ये जो दोनों पद हैं, इन दोनों पदों के बीच में विशेषण का और दूसरा क्या था? विशेष्य का या फिर उपमेय का और उपमान का आपस में क्या दिखाया जाए? संबंध दिखाया जाता है। वहां यानी कि जहां पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, पहला पद दूसरे पद की विशेषता को बताता है, तो वो कौन सा समास हो गया बच्चों? कर्मधारय समास है, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण समास होता है। तो कर्मधारय समास हम क्या देख रहे हैं? एक तो हमारे सामने क्या है बेटा? विशेषण। विशेषण यानी संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और विशेष्य यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता, और इसमें क्या बताया हमने? विशेषता बताने वाले शब्दों को। और दूसरा हमने क्या कर रहे हैं? उपमेय और उपमान। उपमेय यानी अलंकारों में आ गए हम, यहाँ जहाँ पर उपमेय और उपमान यानी जिसकी जिससे समानता बताई जाती है, बराबरी दिखाई जाती है, वो क्या है? उनके बीच में क्या होना चाहिए? संबंध होना चाहिए। और यानी कि कहने को हम क्या कह सकते हैं? यानी कि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता हो। जो बाद वाला पद है, उस पद की विशेषता कौन बताएगा? पहले वाला पद बताता हो। वहाँ कर्मधारय समास होता है। और ये समास जो है उदाहरण के रूप में हम देख रहे हैं कमल नयन। क्या है शब्द बच्चों? कमल नयन। विग्रह जब हम करते हैं तो क्या आता? के समान, यानी कि इस समास में विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ता है विशेषण, विशेष्य, उपमेय और उपमान। इसके अतिरिक्त जिसे हम आसानी से पहचान पाए कि इसमें है जो, क्या है बच्चों? है जो, या फिर के समान। क्या है बच्चों? के समान शब्द का प्रयोग मिलता है, या फिर है जो का प्रयोग भी हमें बहुतायत प्रायः मिलता ही है। तो जैसे कि उदाहरण के रूप में हम करेंगे कमल नयन। क्या है बच्चों? कमल नयन। तो कमल के समान, तो हमारे सामने क्या आ गया? कमल के समान। क्या शब्द आ गया हमारे समक्ष? के और समान, जो हमने परिभाषा में किया था कि के समान भी हो सकता है उसमें, और विग्रह करने पर है जो भी हमें शब्द दिखाई दे पड़ सकता है। तो हमने यहाँ कमल नयन, और इसके अलावा हमने परिभाषा में क्या किया था? जिस समास के दोनों पदों के बीच विशेषण और विशेष्य। क्या? विशेषण और विशेष्य। तो ये यहाँ देखेंगे हम, ये क्या है? विशेषण, और ये क्या है? विशेष्य। यानी विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण।
और जिसकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ नयन क्या है, आंखें। तो आंखें कैसी है, कमल के समान सुंदर है। कैसी बच्चों, कमल के समान उनकी आंखें हैं। तो यहाँ समानता भी बताई जा रही है जो उपमेय और उपमान अलंकारों को भी दर्शा रहा है। उपमेय यानी जिसकी और उपमान माने जिससे समानता बताई जाती है, वहाँ जो है उपमेय और उपमान अलंकार भी मिल जाते हैं। तो अगला उदाहरण हम देखते हैं, काला पानी। पानी कैसा है भाई, काला। कैसा बच्चों, काला पानी। तो काला है जो पानी। कैसा बच्चों, काला है जो पानी। तो वही देखो हमें है जो भी मिल गया आसानी से। कहाँ मिल गया, काला है जो पानी में हमें है जो मिल गया। है जो जैसे ही विग्रह किया हमें समझ में आ गया कि ये जरूर कौन समास होगा, ये अवश्य ही कौन सा समास हुआ, कर्मधारय समास ही हुआ है। इसी प्रकार से देखते हम चंद्रमुख। एक तो है शब्द हमारे सामने चंद्रमा और दूसरा शब्द क्या दिखाई दे रहा है, हमें मुख दिखाई दे रहा। अब ये किसकी विशेषता है, मुख की विशेषता है। मुख की विशेषता क्या है, चंद्रमा के जैसा मुख है। कैसा मुख है, चंद्रमा के जैसा यानी चंद्रमा के समान मुख। तो यहाँ हम देख रहे हैं विशेषण और मुख क्या है यहाँ पर, विशेष्य। तो चंद्रमा के समान मुख दिखाई दे रहा है किसका, जिस किसी की भी हम बात कर रहे होंगे। तो चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान मुख हो गया। और अब हम करेंगे महापुरुष। महान है जो पुरुष। क्या है, महान है जो पुरुष। तो हमें है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि पुरुष। पुरुष जो है, कोई भी पुरुष वो कैसा है, महान है। तो किसी व्यक्ति की यहाँ पर क्या बताई जा रही है, विशेषता बताए जाने के कारण यहाँ पर कर्मधारय समास है। तो देखिए बच्चों, कर्मधारय समास में हमने क्या किया, जिस समास के दोनों पदों के बीच में विशेषण, विशेष्य, उपमेय तथा उपमान का संबंध पाया जाता है और इसके साथ ही साथ पहला पद जो है दूसरे पद की विशेषता बताता हो। पहला पद दूसरे पद की क्या बताता हो, विशेषता बताता हो। वो जो है कौन सा समास है भाई, कर्मधारय समास कहलाता है। कैसे, जैसे कि मान लीजिए मैं अपने विषय में बात करूं तो बताओ बच्चों, डॉक्टर सुधा ने काले रंग का जैकेट पहना हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा समास दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कर्मधारय समास दिखाई दे रहा है। कर्मधारय समास कैसे हो गया, और विशेषण विशेष्य कौन हो गया, यानी जैकेट। जैकेट जो है क्या है, विशेषण, और डॉक्टर सुधा क्या होगी यहाँ पर, विशेष्य कहलाएगी। यानी जहाँ विशेषण, विशेष्य, उपमेय, उपमान का आपसी संबंध मिलता है, वहाँ पर क्या होता है बच्चों, कर्मधारय समास होता है। तो आगे हमने तत्पुरुष समास का पहला भाग कर लिया। अब इसके पश्चात हम तत्पुरुष समास का द्वितीय भाग करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, द्विगु समास। क्या है बच्चों, द्विगु समास। द्वि का अर्थ क्या होता है, दो। संस्कृत में द्वि जो शब्द है, इस द्वि का अर्थ होता है हमेशा दो। और दो क्या है भाई, दो बताओ क्या है, संख्या। क्या है, संख्या, शाबाश। तो दो जो है शब्द संख्या है। तो हमारे दिमाग में एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि यानी द्वि देखते ही हम अंदाजा लगा लेंगे, अर्थात द्विगु समास देखते ही हम अंदाजा लगा लेंगे कि जिस समास का पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। क्या होता है बच्चों, संख्यावाची होता है, तथा दोनों पदों के बीच में विशेषण और विशेष्य का संबंध मिलता है। जो दो पद बनेंगे, उन दो पदों में क्या मिलेगा, विशेषण का और विशेष्य का संबंध पाया जाता है।
इसके अलावा जहाँ समूह की जानकारी भी मिलती है, किसकी जानकारी बच्चों? समूह की जानकारी भी प्राप्त होती है, वहाँ द्विगु समास होता है। तो हमने द्विगु समास में क्या किया बच्चों? जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है, क्या होता है बच्चों? संख्यावाची होता है, और जो पूरे के पूरे शब्दों का समाहार होता है, समूह का बोध करवाता है, ग्रुप का बोध करवाता है। और इसके अलावा दोनों पदों के बीच में किसका संबंध है भाई? कर्मधारय समास की तरह से विशेषण और विशेष्य का संबंध दिखाई देता है। क्या मिलता है? विशेषण और विशेष्य का संबंध दिखाई देता है। तो कौन सा समास हुआ बच्चों? ये द्विगु समास हुआ। अब द्विगु समास के उदाहरण तो उम्मीद करती हूँ कोई भी बच्चा दे सकता। शाबाश, बताइए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या है? चवन्नी। क्या है बच्चों? चवन्नी। चवन्नी क्या हुई? चार आनों का समूह है। क्या बना बच्चों? चार आनों का समूह है। इसी तरह से अगर हम बात करें चौराहा, क्या बच्चों? चौराहा। चौराहा यानी चौ शब्द हमें दिख गया, जो पहला इसका क्या है? संख्यावाचक है, यानी कि चार राहों का समूह है। चौराहा तो सब कोई जानते हैं, गांव में भी है चौराहे, शहर में भी है, हर जगह हमें चौराहे दिखाई देते हैं। तो चौ का अर्थ होता है चार, राह यानी रास्तों का समूह है। तो क्या बना बच्चों? चौ राह, चार रास्तों का समूह है। तो कौन सा समास हो गया यहाँ पर? द्विगु समास हो गया। कौन सा बच्चों? द्विगु समास है। अगला इसका उदाहरण देखते हैं हम। त्रिभुज। त्रि माने तीन, भुज माने भुजाएं, जो आपने गणित में पढ़ रहे हैं और 10वीं कक्षा में भी पढ़ी है। त्रिभुज यानी तीन भुजाओं का समूह है। षटभुज यानी 6 भुजाओं का समूह। और इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? चौमासा। क्या है? चौमासा। चौ माने चार, मासों माने महीनों का समाहार अर्थात समूह है। 4 महीनों का समाहार समूह है। ये भी जो है द्विगु समास के ही उदाहरण है। जहाँ भी हमें पहला पद संख्यावाची दिखाई देता है, हम तुरंत अंदाजा लगा लेंगे। और फिर दूसरा विशेषण और विशेष्य दोनों का भी उसमें क्या दिखाई देता है? संबंध दिखाई देता है। और एक समूह की जहाँ पर बातचीत की जाती है, वो क्या है? द्विगु समास है। इसके अलावा एक उदाहरण और बताइए, कोई बताएगा? शाबाश, कौन सा? नवग्रह है। कौन सा बच्चों? नवग्रह। नवग्रह। तो नौ यानी 9 ग्रहों का समूह है। क्या बन गया? 9 ग्रहों का समूह है। कि 9 ग्रह ना, हमारे यहाँ पर 9 ग्रह है। तो यहाँ पर हमने देखा बच्चों कि द्विगु समास जो है बहुत ही आसान है और सरल है, और इसको पहचानना भी बहुत ही आसान है। तो तत्पुरुष समास अभी हमारा कंप्लीट हो रहा है, पूरा हो रहा है। तो अभी तक हमने क्या कर लिया? अवयवी भाव समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया और द्विगु समास हो गया। अब हम क्या करेंगे? द्वंद्व समास एवं बहुब्रीहि समास करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, हमने अभी जो द्विगु किया था, उस द्वि का अर्थ होता है 2। तो क्या था? संख्यावाचक था। पहला पद क्या था? उसमें संख्यावाचक था। और हमने सबसे पहले अवयवी भाव समास की बात करते हैं, तो उसमें क्या किया था? पहला पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। और इसके बाद हमने जो द्विगु समास किया था, उसमें पहला पद संख्यावाचक होता है। और जो अब हम करने जा रहे हैं द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। क्योंकि हमने समास के आरंभ में बात की थी कि समास में 2 पद होते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों का सार्थक मेल होता है। तो यहाँ 2 या 2 से अधिक शब्दों का सार्थक मेल होने के कारण समास होता है। तो जो द्वंद्व समास है वो कहता है कि ना भाई ना, न ही पहला पद प्रधान होता है और न ही द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास क्या कहता है? नो, मेरे हिसाब से तो भाई
दोनों ही पद समानता रखते हैं। क्या? दोनों ही पद एक ही प्रकार से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, यानी कि दोनों का अलग अलग महत्व है, किसी को हम गौण नहीं कह सकते हैं। तो परिभाषा हम देखते हैं, क्या कहते हैं? जिस समास के दोनों पद, दोनों के दोनों ही जो पद हैं वो क्या होते हैं बच्चों? प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, यानी महत्व रखते हैं, बराबरी के होते हैं। और इसका विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में क्या होता है? और योजक का प्रयोग किया जाता है। कौन सा योजक है? योजक माने जोड़ने वाला शब्द। तो जोड़ने वाला शब्द कौन सा होगा? योजक। किसका प्रयोग किया जा रहा है बच्चों? और जो योजक शब्द है उसका प्रयोग किया जाता है। तो हम फिर से देखते हैं, द्विगु समास के पश्चात जो द्वंद्व समास है थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, लिखने में कंफ्यूज नहीं होना इसमें, क्योंकि द्वंद्व समास में नीचे भी व है और दूसरे द के नीचे भी, और दोनों ही द और द है। तो क्या है? जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, और इसका जब विग्रह किया जाता है तो उस समय विग्रह करते समय जो दोनों पद हैं, जो दो पद बनते, एक पद ये एक पद ये, और जब दोनों एक ही पद है और जब इनका विग्रह कर दिया जाता है यानी अलग अलग किया जाता है, तो उस समय जो है इनके बीच में क्या छिपा बैठा है? और योजक शब्द छिपा हुआ बैठा है। योजक यानी जोड़ने वाला, और जो है छिपा हुआ बैठा होता है, यानी और योजक शब्द का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। छिपने का मतलब और का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि शब्द हम बात करते हैं चाचा चाची। क्या है? चाचा चाची। तो चाचा और चाची के बीच में कोई तो योजक शब्द है, क्या हो सकता है? और। क्या है? शाबाश बच्चों, क्या है? और, यानी चाचा और चाची। नाना नानी, तो नाना नानी के बीच में भी क्या छिपा हुआ है? और। नाना और नानी। भाई चाचा भी उतने ही महत्वपूर्ण है तो चाची भी, और नाना भी उतने ही महत्वपूर्ण है तो नानी भी, और सबसे बड़ी बात माता और पिता। क्या है बच्चों? माता और पिता। माता पिता जो शब्द है इसके बीच में और छिपा हुआ है माता भी और पिता भी, तो माता भी उतनी महत्वपूर्ण है और पिता भी। आपसे ये पूछा जाए कि आपको माँ ज़्यादा पसंद है या पिताजी ज़्यादा पसंद है, तो कोई बच्चा जवाब नहीं दे पाएगा। सबको माता भी उतनी पसंद है और पिता भी पसंद है, यानी कि दोनों ही पद महत्वपूर्ण है, कोई भी इसमें गौण नहीं है। और इसी प्रकार से राजा रंक, रंक होता है गरीब, तो राजा और रंक यानी इसके बीच में क्या छिपा हुआ? राजा और रंक। तो कौन सा योजक शब्द है? और जो है इसमें दिखाई दे रहा है, जिसका प्रयोग किया जाता है विग्रह करते समय। ऐसे ही दाल भात। बताओ भाई, दाल अच्छी लगती है या भात यानी चावल अच्छे लगते हैं? भाई दाल भी अच्छी लगती है और चावल भी अच्छे लगते हैं, भात भी अच्छा लगता है। तो इसका मतलब दाल भी महत्वपूर्ण हुई और भात भी महत्वपूर्ण होता है। परिणाम स्वरूप हम क्या कहेंगे कि इसमें और योजक शब्द का भी प्रयोग है, तो क्या कहेंगे भाई? ये तो द्वंद्व समास है। कौन सा समास है बच्चों? द्वंद्व समास ही है। तो अभी हमने देखा प्यारे बच्चों कि द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता देखी है। तो दोनों ही पद देख ही पा रहे हैं, राजा रंक भी है, माता और पिता, और दाल भात, नाना नानी, चाचा चाची, दादा दादी, काकी काका, सब के सब एक समान महत्व रख रहे हैं। और दूसरा जो है विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में क्या मिल रहा है हमें? और योजक का प्रयोग भी मिल रहा है। तो इसलिए ये कौन सा समास हुआ बच्चों? द्वंद्व समास। कौन सा प्यारे बच्चों? द्वंद्व समास। शाबाश, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो फिर अगला करें जी। यस, ओके, लेट्स कम बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है बच्चों? बहुव्रीहि समास। देखिए कैसे लिखा जाता है बहुव्रीहि। भाई सभी समासों में हमने बात की है, किसी का पहला पद प्रधान होता है तो किसी का दूसरा पद प्रधान होता है, तो भाई किसी का कोई भी पद प्रधान नहीं होता।
तो अब देखते कौन सी है वो समास, कौन सी भला है जिसके अंदर कोई भी पद प्रधान नहीं होता। तो अभी हम देखने जा रहे हैं जिस समास का कोई भी पद प्रधान ही नहीं होता। बहुव्रीहि समास, जिस समास में कोई पद प्रधान न हो, यानी कि न ही तो पहला पद प्रधान है और न तो पहला पद प्रधान है और न ही दूसरा पद प्रधान होता है, उसको क्या कहेंगे हम? बहुव्रीहि समास कहते हैं। और दूसरा क्या है इसमें? अपितु समस्त पद किसी अन्य शब्द, यानी कौन सा शब्द? संज्ञा का विशेषण भी होता है। और समस्त पद यानी पूरा का पूरा जो समास वाला शब्द है, जिस पद का हम प्रयोग कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा क्या है बेटा? किसी अन्य शब्द यानी संज्ञा का विशेषण भी हो। और वैसे तो बताऊं, इस समास में न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि कोई तीसरा ही अन्य पद प्रधान होता है। जैसे ही हम इसका विग्रह करते हैं तो कोई अन्य ही पद जो है, शब्द हमारे सामने या अन्य ही कोई व्यक्तित्व तो हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। और प्रायः बहुव्रीहि समास में हम क्या देखते हैं बच्चों? इसमें अधिकतर जो है देवी देवताओं के नाम मिलते हैं। किसके मिलते हैं? देवी देवताओं के, राक्षसों के नाम ज़्यादा प्राप्त होते हैं। तो बहुव्रीहि जो समास है प्यारे बच्चों, हम इसमें क्या कर रहे हैं? जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं हो, बल्कि समस्त पद जो हैं किसी अन्य शब्द संज्ञा का क्या हो? विशेषण होता है, और जिसमें किसी अन्य ही पद की प्रधानता होती है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। और उदाहरण, एक सबसे प्रसिद्ध उदाहरण तो हम बात करते हैं दशानन। क्या नाम है? दशानन, यानी 10 है आनन जिसके। क्या है? दशानन, 10 है मुख जिसके। कौन है भाई 10 मुख है? शाबाश, रावण। कौन है? रावण। तो दशानन का जब विग्रह करते हैं तो आएगा 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। अब बच्चों अगला उदाहरण हम करते हैं। क्या है? पीतांबर। क्या है? पीतांबर। पीतांबर, पीत माने पीला, अंबर माने वस्त्र। तो भाई पीत है अंबर जिसके, यानी जिसके वस्त्र, जिसके कपड़े पीले रंग के हैं, कौन पहनता भाई? श्री कृष्ण। कौन? श्री कृष्ण। तो अगला हम देखते हैं श्वेतांबर। श्वेत माने सफेद, और अंबर, अंबर का अर्थ क्या होता है? वस्त्र। तो विग्रह जब हम करेंगे तो क्या बनेगा? श्वेत है अंबर जिसके, कौन भाई? सरस्वती माता। कौन? सरस्वती। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही हम एक शब्द ले पढ़ते हैं, त्रिनेत्र। क्या है? त्रिनेत्र। सब जानते हैं कि त्रिनेत्र कौन है भाई? शिव जी हैं। त्रि माने 3, नेत्र माने आंखें, जिसकी 3 आंखें होती हैं, जिसके 3 है नेत्र जिसके। विग्रह क्या करेंगे हम? 3 नेत्र है जिसके, वो कौन है भाई? शिव। कौन है बच्चों? शिव कहलाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने क्या देखा बहुव्रीहि समास के अंदर? जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं है, न भाई पहले वाला पद प्रधान है और न ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि कौन है भाई? अन्य ही पद की प्रधानता होती है। तो वो कौन सा हो गया बच्चों? बहुव्रीहि समास होता है। और प्रायः जैसे कि उदाहरण भी हम कर रहे हैं, उन सब में क्या है? श्री कृष्ण। जैसे हमने पीतांबर की बात करी तो पीतांबर भी श्री कृष्ण कहलाते हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं। और श्वेतांबर की बात की तो श्वेतांबर भी कौन है? सरस्वती, यानी श्वेत है अंबर यानी वस्त्र जिसके, कौन भाई? सरस्वती। और दशानन, 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। तो प्यारे बच्चों, आज हमने समास को बहुत ही सरल और संक्षिप्त रूप में आज कर लिए हैं, आपको समझाए गए हैं। और आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सबको सारे के सारे समास अच्छे से समझ में आ गए होंगे, जो न केवल आपके लिए बोर्ड की कक्षाओं अपितु जो बगैर बोर्ड की परीक्षाएं अथवा ये कहें प्रतियोगी जितने भी परीक्षाएं जो सरकारी नौकरियां करते हैं उनके लिए, सबके लिए समास जो है, समास से संबंधित प्रश्न अवश्य ही आते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझें। धन्यवाद।